तो हाय, दिस इज रंजीत कुमार झा और आप लिखना स्टार्ट कर चुके हैं पीपीडी आरकेजे यानी फिजिक्स पॉइंट दरभंगा। तो पिछले लास्ट 3 लेक्चर में अपन लोगों ने बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देखा था, चार्ज के प्रॉपर्टीज देखे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है वो देखे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है ये देखे थे, एंड हाउ वी चार्ज एनी बॉडी ये अपन लोग देखे थे, यानी मेथड्स ऑफ चार्जिंग देखे थे। तो पिछले लेक्चर में यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में आपने क्या पढ़ा था, अगर दो चार्ज बॉडी अगर सेम नेचर का हो तो वो क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। अगर दो चार्ज बॉडी यानी पॉइंट चार्ज बॉडी अगर अनलाइक नेचर का हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। और आज अपन लोग देखेंगे वो कितनी अमाउंट से वो अट्रैक्ट करता है या कितने अमाउंट से वो दोनों रिपेल करता है। तो कहने का मतलब we are interested to find the interaction between both charges. Got it? तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। we know that like charges repel with each other and unlike charges attract with each other. ये तो अपन लोग जानते हैं। लाइक चार्जेस क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, और अनलाइक चार्जेस क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अब क्वेश्चन रहा कितनी अमाउंट से वो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और कितनी अमाउंट से अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मेरा कहने का मतलब वी नो द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी पर क्या फोर्स लगाता है तो उन फोर्स का डायरेक्शन अपन को मालूम है। कैसे? तो बाय प्रॉपर्टीज में अपन वो पढ़े थे, लाइक चार्जेस क्या करता है, रिपेल करता है, और अनलाइक चार्जेस क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इन प्रॉपर्टीज से अपन लोग को डायरेक्शन मिल जाता था। अब रहा बात फोर्स लगा रहा है चार्जेस बॉडी एक दूसरे पर, अब अपन लोग को जानने का ये हक बनता है कि कैसे अपन लोग कितनी अमाउंट से एक बॉडी पर दूसरे बॉडी फोर्स लगाता है। यानी वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द अमाउंट बाय विच वन चार्ज बॉडी इंटरेक्टेड विद द अनदर चार्ज बॉडी। तो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड the interaction of चार्ज। इंटरैक्शन का मतलब हुआ उनके बीच में क्या इंटरएक्शन हुआ। तो मतलब इंटरएक्शन मैंने उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हुआ और फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना हुआ। तो अट्रैक्शन कब होगा, अनलाइक चार्जेस में, और रिपल्सन कब होगा, लाइक चार्जेस। तो इनके बीच में जो इंटरैक्शन होगा, मतलब किसका इंटरैक्शन, इंटरैक्शन ऑफ चार्जेस या इंटरैक्शन बिटवीन चार्ज पार्टिकल। तो ये सबसे पहला आपको फ्रेंच एक साइंटिस्ट थे नेम एज चार्ल्स अगस्टा डी कूलम। तो उन्होंने सबसे पहले बताया चार्जेस के इंटरैक्शन के बारे में। चार्ल्स अगस्टिन दे कूलम। ये चार्ल्स अगस्टिन दे कूलम एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले चार्जेस के इंटरैक्शन के बारे में बताया। tells the interaction between the charge particle। तो यानी चार्ल्स अगस्टिन दे कूलम ने सबसे पहले बताया इंटरैक्शन ऑफ चार्जेस या इंटरैक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल के बारे में सबसे पहले अगस्ता दे कूलम्स ने बताया। तो इन्होंने क्या बताया, चार्जेस के इंटरैक्शन के बारे में बताया। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। ही performed several
several experiment to find the to measure the forces between the charged particle उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, किसके लिए? टू मेजर द फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल, यानी एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पर कितने फोर्स लगाता है। तो इनको फाइंड करने के लिए कूलम्स ने, यानी चार्ल्स अगस्टिन दी कूलम ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, ठीक है। फाइनली ही इन्वेंटेड, कौन इन्वेंट किया? तो चार्ल्स अगस्टिन दे कूलम ने फाइनली ही इन्वेंटेड टॉर्सन बैलेंस डिवाइसेस या टॉर्सन बैलेंस इंस्ट्रूमेंट। टॉर्सन बैलेंस इंस्ट्रूमेंट या डिवाइसेस, उन्होंने इन्वेंट करा क्या चीज? टॉर्सन बैलेंस इंस्ट्रूमेंट टू मेजर या टू डिटर्मिनेशन द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल, टू मेजर द force of interaction between the charge particle या to determination of forces by which a one charge particle act over the another charge particle, या determination of force by which a one charge particle act over another charge particle, ठीक है। और एक मिनट, इस लेक्चर का आपको नोट पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर आपको मिल जाएगा। और इस लेक्चर में आपको 2-4 एचसी वर्मा के और 1-2 एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैं लूंगा, फिर आपको कुछ एचसी वर्मा, रेसनिक एलिडे वॉकर एंड एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दूंगा। तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और हाँ, आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं बनता है जो कि होमवर्क में दिया गया है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, और मेल आईडी अबाउट सेक्शन में दिया गया है, तो वहां से जाके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हाँ, अब आप पूछोगे कि ये टॉर्सन बैलेंस इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो टॉर्सन बैलेंस इंस्ट्रूमेंट आपका टॉर्सन बैलेंस इंस्ट्रूमेंट, तो टॉर्सन बैलेंस इंस्ट्रूमेंट क्या है? तो इट इज अ डिवाइस टू मेजर द फोर्स, इट इज अ sensitive device to measure the force। ये क्या है? टॉर्सन बैलेंस इंस्ट्रूमेंट एक डिवाइस है जिसका काम होता है टू मेजर द फोर्स। लेटर ऑन ए साइंटिस्ट नेम एज कैवेंडिश आल्सो यूज दिस torsion balance instrument to measure a very feeble gravitational force between the charged particle to verify the Newton's law of gravitation। तो हमें हिस्ट्री के बारे में नहीं जानना है, चलिए अपन लोग पॉइंट पे चलते हैं। तो चलिए एक पॉइंट मैं लिख ही देता हूं। कैवेंडिश also use this instrument to measure the very feeble gravitational force
gravitational force between the two bodies to verify Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation. तो हमें हिस्ट्री तो नहीं जानना है, चलिए एक पॉइंट करके हमने आपको समझाने की कोशिश करा। तो ये जो चार्ल्स ऑगस्टिन दे कूलम ने क्या करा, इन्वेंट किया टॉर्सन बैलेंस इंस्ट्रूमेंट को, और उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से उन्होंने फोर्स निकालना चाहा इन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। तो उन्होंने क्या करा, चार्ल्स ऑगस्टिन दे कूलम ने जस्ट कॉपी करा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। तो क्या करा, ही जस्ट copy the Newton's law of ग्रेविटेशन। उन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कॉपी करा और उस फॉर्मूले की मदद से इन्होंने फोर्सेस निकालना चाहा इन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। तो आप वैसे भी जानते हो साइंस इज अ सिमेट्रिक, तो यानी फिजिक्स भी आपका क्या है, सिमेट्रिक है। तो ही जस्ट कॉपी द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आई होप आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ा होगा। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की बात करूं तो ग्रेविटेशन आपका चैप्टर नंबर 8 में है, 11th में। और अगर मैं एच.सी. वर्मा की बात करूं तो वो चैप्टर नंबर 11 में है। अगर रेसनिक, हेलिडे एंड वॉकर की बात करूं तो वो आपका चैप्टर नंबर 13 में है। तो ये सब मैं वैसे ही बता रहा हूं क्योंकि मैं 3 बुक को फॉलो करता हूं, जहां पे मैं आपको एनसीईआरटी का ईच एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेता हूं एंड आपका एच.सी. वर्मा लेता हूं, और कुछ क्वेश्चन आपको मैं रेसनिक, हेलिडे एंड वॉकर का 10th एडिशन से लेता हूं। तो अगर किसी के पास अगर एनसीईआरटी और एच.सी. वर्मा नहीं है तो काइंडली आप अरेंज कर लें, और है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको एनसीईआरटी, एच.सी. वर्मा और रेसनिक, हेलिडे एंड वॉकर का आपको बुक इन पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर आपको मिल जाएगा। तो वहां से जाके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो क्या था, इन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कॉपी करा था। किसने, तो चार्ल्स ऑगस्टिन दे कूलम ने। तो वो कोई लॉ देगा तो उस लॉ को अपन लोग क्या बोलते हैं, कूलम्स लॉ। क्या बोलते हैं, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ का मेन मोटिव क्या है, तो कूलम्स लॉ इज यूज टू फाइंड द इंटरेक्शन। उन्होंने क्या यूज करने को कोशिश करा, टू मेजर द फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। टू मेजर द फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। तो ये रहा आपका कूलम्स लॉ। समझ में आया? तो आई होप आप समझे होंगे। अगर समझे हैं तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया, मिटाओ। चलिए तो अब ध्यान से देखिए कूलम्स लॉ। तो कूलम्स ने ये बताया हाउ द चार्ज पार्टिकल आर इंटरेक्टेड विथ ईच अदर। किस लॉ को वो मद्देनजर रखते हुए, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को उन्होंने माइंड में रखा और एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ये पाया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल is directly proportional to the product of charges। उन्होंने ये पाया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है बिटवीन द चार्ज पार्टिकल, एक्चुअली बिटवीन नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है ओवर द चार्ज पार्टिकल। तो हम लोग जनरली लिख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। तो बिटवीन नहीं होगा, ओवर द चार्ज पार्टिकल। तो कूलम्स ने क्या पाया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस।
product of charges and inversely proportional to the square of distance by which the charge particles are separated and inversely proportional to the square of distance between the charge particle by which it is separated, तो मैं पहले अभी कुछ पॉइंट के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं, फिर आपको मैथमेटिकली समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कूलम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो ये कूलम्स लॉ आपको मैग्नेटिज्म में भी आएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी। तो अब दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल is always acts the line joining the two charge particle, line joining the two charge particle। कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है हमेशा लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द चार्ज पार्टिकल के अलोंग ही वो एक्ट करता है। एंड तीसरा पॉइंट में क्या बोल सकता हूं, चलिए इसी में, एंड इन द फॉर्म ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर आप जानते हैं, आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या है, एक्शन रिएक्शन। कहने का मतलब एक बॉडी, यानी सपोज करो कि ये बॉडी है, तो ये जितने अमाउंट से फोर्स इस चार्ज बॉडी पर लगाएगा, सिमिलरली ये बॉडी सेम अमाउंट से इस चार्ज बॉडी पर फोर्स लगाएगा। तो यही एक्शन रिएक्शन पेयर का कंक्लूजन है। तो चलिए चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो आपने क्या पढ़ा था ग्रेविटेशन में, gravitational force does not depends upon medium, but here electrostatic force depend upon medium। यानी electrostatic force depends upon medium and it is always less than the force in air या फ्री स्पेस। कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डिपेंड करता है मीडियम पर, बट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता था, वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता था। मैं जस्ट रिलेट करते हुए समझा रहा हूं, क्योंकि कूलम्स लॉ ने क्या करा था, जस्ट कॉपी करा था आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट में कुछ सिमिलैरिटी भी देखे और कुछ डिसिमिलैरिटी भी देखे, तो इसीलिए मैं रिलेट करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। तो electrostatic force depends upon medium and it is always less than the force in between the charge particle जो कि रखा गया है चाहे तो फ्री स्पेस में या एयर में। तो ये पॉइंट समझ गए। तो ये पॉइंट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, इस पॉइंट के लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और इस पॉइंट का भी आपको मैं एक लेक्चर बना दूंगा। तो ये आपको एज अ इक्विलिब्रियम में आपको समझने को मिलेगा और ये आपको एज अ परमिटिविटी में आपको ये समझने को मिलेगा। तो ईच पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बारीकी से समझने की कोशिश करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो जैसे कि अपन लोग अभी कंपैरिजन कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है स्ट्रॉन्गर देन एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो electrostatic force is stronger than
ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, जिसे आप लोग एफ जी से डिनोट करते थे। एफ जी इक्वल टू क्या होता था, तो एफ जी इक्वल टू होता था जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से हायर होता है, यानी बड़ा होता है या उनसे स्ट्रांग होता है, ठीक। एंड ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो आपका स्मॉल होता है एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फोर्स, एंड स्मॉलर देन मैग्नेटिक फोर्स। अब पूछोगे कि मैग्नेटिक फोर्स क्या है, तो ये तो आपने चैप्टर 8 में या चैप्टर 11 में या चैप्टर 13 में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एससी वर्मा एंड एस निक का पढ़ा था। तो ये आपको मैं चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाऊंगा अकॉर्डिंग टू एससी वर्मा। तो ठीक है, चलिए देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। तो मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू होता है आई एल बी साइन थीटा। चलिए लिख देता हूं यहीं पे, आई एल बी साइन थीटा। अब पूछोगे कि आई क्या है, तो आई करंट है, एल क्या है तो लेंथ है, बी क्या है तो मैग्नेटिक फील्ड है, साइन थीटा क्या है तो एंगल है। एंगल किसके किसके बीच में है, तो लेंथ वेक्टर और आपका बी वेक्टर यानी मैग्नेटिक फील्ड का, तो इन दोनों के बीच का आपका थीटा है। तो चलिए अभी उतने जानने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। अब पूछोगे कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है, तो ये सेंटर टू सेंटर लगता है, यानी सेंटर टू सेंटर लगता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। क्या है मतलब, अगर जिस तरह अगर मान लो कि ये एक चार्ज बॉडी है तो उनके सेंटर के अलोंग ये फोर्स एक्ट करता है, उनके सेंटर के अलोंग यानी ये सेंट्रल लाइन के अलोंग ये फोर्स एक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अब आपके दिमाग में एक फिर से क्वेश्चन उठता होगा कि ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, तो आपने ये भी फोर्स ऑलरेडी 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा देता हूँ। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो है जिस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो चलिए लिख देता हूं, कंजर्वेटिव फोर्स, द फोर्स बाय विच वर्क डन, चलिए फुल फॉर्म में लिखता हूं, वर्क डन, फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ समझते हो ना, रास्ता। तो जिस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन अगर पाथ पे डिपेंड नहीं करता है तो वो फोर्स क्या कहलाता है, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। तो अगर आप इसका एग्जांपल पूछना चाहोगे तो इसका एग्जांपल आप ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया? जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। आपने फिर दूसरे भी टाइप्स पढ़े होंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, चलिए वो भी देख ही लेते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो नॉन कंजर्वेटिव वो फोर्स है जिसके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। तो आप पूछोगे कि इसका एग्जांपल क्या है, तो जैसे आपने पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में विस्कस फोर्स, अगर वो नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप फ्रिक्शन फोर्स तो पढ़े होंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स इज आल्सो टाइप्स ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी म्यू एम जी एल, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ जो ट्रेवल करा, तो वो पाथ पे डिपेंड करा, उनका लेंथ पे डिपेंड करा। तो यानी कहने का मतलब द फोर्स बाय व्हिच वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द पाथ लेंथ like viscous force
फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, अरे बाबा VOMGL, वेयर L इज द पाथ लेंथ, पाथ लेंथ। जरा मैं कैमरे की फ्रेम देख लेता हूं, ये कंटेंट आता है कि नहीं, 1 मिनट। हाँ आ तो रहा है, चलिए। तो आप समझ गए तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। वैसे आपको नोट मिल जाएगा, फिर भी अगर नोट आप बनाओ तो बेहतर है, बट दिया गया होमवर्क आप डेफिनेटली करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मैं कलेक्ट करके आपको दूंगा। तो चलिए कॉपी कीजिए, हो गया, मिटाओ। चलिए तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, एज ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता था। तो बोल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब पूछोगे कि इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, तो मैं आपको अभी मैथमेटिकली समझाऊं। चलिए मैथमेटिकली ही समझ लेते हैं। मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने क्या पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। आइदर यू टेक बोथ ऑफ द चार्जेस इज पॉजिटिव, देन ऑल्सो द इंट्रैक्शन यानी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन विल बी रिपल्सन। और आप बोथ चार्जेस अगर नेगेटिव भी लोगे तब पर भी आपका फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो होगा वो भी रिपल्सन ही होगा। तो कोई भी ले सकते हैं, डायरेक्शन तो अपन लोग फाइंड कर ही सकते हैं। तो मान लिया कि हमने पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले लिया, सपोज करो कि हमने पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले लिया, ठीक है। मान लिया कि ये चार्ज बॉडी Q1 है, ठीक। दूसरा चार्ज बॉडी हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, जिनका चार्ज हमने Q2 दे दिया। और इनके सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस, एक्चुअली सेंटर नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है, तो उनका सेंटर कहाँ होगा। तो हमने इनका सेपरेशन को हमने D कंसीडर कर लिया, ठीक है। यानी ये दोनों चार्ज पार्टिकल का सेपरेशन आपका कितना है, D दिया गया है। तो आप क्या जानते हो, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या लगेगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगा। किस नेचर का लगेगा, रिपल्सिव नेचर का लगेगा। तो यानी ये चार्ज बॉडी इस चार्ज बॉडी को कुछ इधर वो पुश कर रहा है, यानी इधर फोर्स लगा रहा है, यानी चलिए फोर्स इधर लगाया, ठीक है। और हमने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर को ओबे करता है। तो यानी ये चार्ज बॉडी इस चार्ज बॉडी को कुछ फोर्स इधर लगाया, तो एट द सेम टाइम दिस चार्ज बॉडी आल्सो फोर्स लगाएगा इस चार्ज बॉडी पर, तो जिनका डायरेक्शन कुछ इधर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यही तो हुआ एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमने क्या बताया था, पहला पॉइंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता है, यानी ये फोर्स जो लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो कहने का मतलब फोर्स जो लगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस क्या है, Q1 Q2। हमने मैग्नीट्यूड लिया क्योंकि आपको तो डायरेक्शन पता है, पॉजिटिव रहेगा तो अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो डायरेक्शन कुछ इधर होगा, अगर दोनों चार्ज नेगेटिव भी है तब पर भी डायरेक्शन कुछ इधर होगा, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो डायरेक्शन कुछ इधर होगा। तो हमने मोड लगा लिया। आप समझने की कोशिश करना, हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड की बात ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, फिर दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया था उसी में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल बाय व्हिच इट इज सेपरेटेड। तो कहने का मतलब F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसे कंबाइन करते हो इन दोनों को तो क्या मिलता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही मिलता है क्या, बिल्कुल यही मिलता है। जिस तरह आपने पढ़ा होगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए आप एक कांस्टेंट अप्लाई करते थे। क्या कांस्टेंट अप्लाई करते थे, तो F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। सिमिलरली इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए अपन लोग क्या यूज करेंगे, एक कांस्टेंट को अप्लाई करेंगे। तो F इक्वल टू K
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बोल सकते हैं क्या। तो हमने K को क्या करा, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को यहाँ पे अप्लाई करा तो इक्वल में आ गया, यानी F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। मैं जरा कैमरे की फ्रेम देख लेता हूँ ताकि ये आ रहा कि नहीं, एक मिनट। जी हाँ, आ रहा है। तो चलिए यहाँ तक आपने समझ गया। तो जिस तरह ये जी क्या था, एक कांस्टेंट था कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो सिमिलरली दिस के इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। और एक मिनट, इस ऑब्जर्वेशन को किसने एक्सपेरिमेंट में करा था, तो कूलम्ब ने करा था। एक मिनट, कूलम्ब ने करा था, तो इसीलिए इस के को कूलम्ब कांस्टेंट भी बोलते हैं, या कूलम्ब कांस्टेंट, कूलम्ब्स कांस्टेंट। समझ में आया। चाहे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट या कूलम्ब्स कांस्टेंट इसे बोलते हैं। मैं देख लेता हूं कैमरे की पोजीशन, एक मिनट जरा सा। हाँ आ रहा है, एक मिनट। और कूलम्ब्स कांस्टेंट, ठीक है। इसे कूलम्ब्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। अब ध्यान से देना, जिस तरह ये जी क्या करता था, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता था, बट हमने आपको बताया क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम। तो यहाँ पे देखिए कि Q1 Q2 और R ये तो कुछ फिक्स्ड क्वांटिटी होगा, तो फोर्स डिपेंड किस पे करेगा, तो फोर्स डिपेंड इस K पर करेगा। तो यानी K डिपेंड्स अपॉन मीडियम। हम कह सकते हैं क्या, K डिपेंड्स अपॉन मीडियम। के क्या करता है, मीडियम पे डिपेंड करता था, बट जी आपका मीडियम पे डिपेंड नहीं करता था। अब एक मिनट, यहाँ पे आपने जी का वैल्यू रट्टा मारा हुआ था 11th में, क्योंकि अब 11th में अक्सर चीज़ों को रट जाया करते थे। तो जी का वैल्यू आपने क्या पढ़ा था, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यही पढ़ा था क्या, बिल्कुल यही पढ़ा हुआ, आपको तो ऑलरेडी रटा हुआ है 11th की सारी बातें। तो इसी तरह के का भी कुछ वैल्यू होना चाहिए, बट यहाँ पे हमने क्या बताया, के डिपेंड्स अपॉन मीडियम, बट हियर जी डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, वेदर द मीडियम इज फ्री स्पेस, वैक्यूम या एयर और अल्कोहल और ग्लिसरीन या माइका या सैंड और वट एवर द थिंग्स, the G value is constant for everywhere, the G value is constant for every material, ठीक है। बट यहाँ K डिपेंड्स अपॉन मीडियम, K क्या करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है। तो फॉर फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए, वैक्यूम या अराउंड आप एयर के लिए भी मान सकते हो, या एयर के लिए के का वैल्यू आपको होता है 8.98 इंटू 10⁻⁹, 8.98 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। ध्यान से देखना, 8.98 इंटू 10⁻⁹। अब ध्यान से देखिए, जिस तरह आप जी का यूनिट निकाल चुके थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, सिमिलरली के का भी कुछ यूनिट होगा। तो के का क्या यूनिट होगा, तो ध्यान से देखिए, के का यूनिट चाहिए तो एफ का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन। आर का क्या यूनिट होता है, तो आर है आपका डिस्टेंस, तो आर का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मैं ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ। तो एफ फोर्स का न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर, और क्यू और ये क्यू मतलब क्या हो गया, क्यू स्क्वायर, यानी दोनों का यूनिट तो सेम होगा, तो यानी क्यू स्क्वायर। अब क्यू का यूनिट क्या होता है, तो अगर आप ये नहीं देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 1 देखना होगा, वहां पे हमने आपको बताया है कि चार्ज का क्या यूनिट होता है। तो बाय द वे चार्ज का यूनिट आपका कूलम्ब होता है। तो के का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. बट फॉर कैलकुलेशन whenever we and you will go to proceed to solve numerical steps of question, then at that instant you will take the k का वैल्यू 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. तो जब आप प्रॉब्लम सोल्व करोगे तो k का वैल्यू रखना 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर फॉर कैलकुलेशन के लिए, ठीक है. जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये वैल्यू रखना. 1 मिनट फॉर कैलकुलेशन के लिए ये के का वैल्यू ये आप रखना, ठीक है. अब समझने की कोशिश करते हैं. क्या हमने बताया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ. तो इससे पहले भी हमने आपको कुछ पॉइंट बताए थे. क्या पॉइंट बताया था? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कहता है? सेंट्रल लाइन है, मतलब ध्यान से देखिए. अब इस लाइन के एलोंग ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है. इस लाइन के एलोंग, तो यहाँ पे भी देखो फोर्स कर रहा है, मतलब क्या? इस लाइन के एलोंग ही फोर्स एक्ट कर रहा है. दूसरा क्या बताया था? सारे लॉ तो हमने कवर कर ही दिए थे. तो चलिए देख लेते हैं. हाँ, ये लॉ कवर नहीं करा था. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ. तो इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका प्रोडक्ट लॉ भी फॉलो करता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ भी फॉलो करता है. तो प्रोडक्ट लॉ क्या है? तो देखिए, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, तो इसे बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ. एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड एज इनवर्स स्क्वायर लॉ. तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं. व्हेन F वर्सेस R का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, चलिए ग्राफ बिटवीन F वर्सेस R का, तो मान लेते हैं, अगर ध्यान से देखियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करियो. अगर सपोज करो कि हमने फोर्स को y एक्सिस में कंसीडर करा, और ये R को यानी सेपरेशन को अगर मैं x एक्सिस में कंसीडर करा, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है? फोर्स जैसे जैसे बढ़ता है, कब बढ़ेगा? जब R का वैल्यू आपका कमता है. यानी R का वैल्यू बढ़ेगा, फोर्स का वैल्यू घटेगा. अगर फोर्स का वैल्यू घटता है तो R का वैल्यू आपको बढ़ना पड़ेगा. तो दैट मीन्स वी कैन से दैट कुछ ग्राफ ऐसा होगा. तो यानी ये F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. इसी को कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ. तो इसे फिर से समझने की कोशिश करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यू के अकॉर्डिंग. तो सपोज करो कि R का वैल्यू अगर मैं हाफ कर दूं, तो फोर्स पर के इफेक्ट पड़ेगा. तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, R को हमने क्या करा? आधा करा. तो फोर्स क्या हो जाएगा? देखो, R/2. तो R/2, तो यानी R²/4. तो क्या हो जाएगा? यानी 4 डिनोमिनेटर में है, तो वो क्या चला जाएगा? न्यूमरेटर में. यानी 4 टाइम्स फोर्स इंक्रीज करेगा. तो यानी इफ R को हाफ करते हैं, डिक्रीजेज बाय हाफ, ठीक है, देन फोर्स क्या करता है? इंक्रीज करता है बाय 4 टाइम्स. ठीक है. अगर R को अगर मैं 1/3 कर देता हूं, तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो फोर्स देखो, तो R को यहाँ पे क्या डालेंगे? R/3 और R/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? R²/9. तो 9 ऊपर गया, तो यानी क्या हो गया? फोर्स आपका 9 टाइम्स इंक्रीज करा. सिमिलरली फोर्स आपका यहाँ पे तो हमने कम करा. अगर मैं R को 2 गुना बढ़ा देता हूं, सपोज करो कि R को अगर मैं 2 गुना बढ़ा दिया, तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो R क्या हो जाएगा? 2R. क्या हो जाएगा? 2R. तो 2R का स्क्वायर, तो 2R स्क्वायर मतलब 4R स्क्वायर. तो फोर्स क्या हो जाएगा? 1/4, यानी 1/4, यानी 4 टाइम्स फोर्स क्या करा? डिक्रीज करा. तो इस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन आपको कभी कभी आ जाया करते थे. तो चलिए, कुछ कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं. जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट. हो गया? मिटाओ. चलिए,
अब एक बात बताओ, फोर्स क्या है आपका? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टरली फोर्स को हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो वेक्टरली हम फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला तो अपन लोग कूलम्स लॉ के हेल्प से देख लिए थे। तो फोर्स को हम वेक्टरली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो कूलम्स लॉ को भी वेक्टरली हमें शो करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ को अपन लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं या कैसे उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो समझने की कोशिश करना। हम वही जो पहले वाला लिए थे वही चार्ज बॉडी ले लेते हैं। क्या लिया था हमने? एक Q1 बॉडी लिया था, दूसरा क्या लिया था हमने? Q2 बॉडी लिया था। यही लिया था ना, Q1 बॉडी और Q2 बॉडी। मुझे तो यही लगता है कि मैंने Q1 और Q2 लिया था, दोनों पॉजिटिव ही लिया था। आप चाहे तो पॉजिटिव भी ले सकते हो, चाहे तो आप नेगेटिव भी ले सकते हो, या एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव भी ले सकते हो। तो मान लिया कि हमने दोनों चार्ज बॉडी या चार्ज पार्टिकल का नेचर हमने पॉजिटिव ले लिया। अब ध्यान से देखियो, यहाँ पे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या लगेगा? तो ध्यान से देखियो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? इस चार्ज पार्टिकल के कारण, तो फोर्स कुछ इधर लगेगा। इस पर फोर्स किधर लगेगा? तो इस पर फोर्स कुछ इधर लगेगा। यही लगेगा क्या? बिल्कुल। इनके बीच का सेपरेशन कितना है? तो इनके बीच का सेपरेशन आपको दे दिया गया है R है। कितना है? R है आपका, R दे दिया गया है। इनके बीच का सेपरेशन आपको R दिया गया। एक मिनट, यानी इनके सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस जो है वो R दिया गया है। अब पूछ रहा है कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें शो करना है इस कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में। तो चलिए देख लेते हैं। इस चार्ज पार्टिकल पर, इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा फोर्स लगेगा। बिल्कुल फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो F हमने अभी डिनोट करा। इधर भी क्या लगेगा? F लगेगा, फोर्स लगेगा। और वैसे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? एक्शन रिएक्शन फोर्स है। तो एक फोर्स इधर लगा तो दूसरा फोर्स कुछ इधर लगेगा, बिकॉज बोथ चार्ज पार्टिकल है सेम नेचर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अलग अलग ऑथर क्या करते हैं, अलग अलग मेथड से वो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अपन लोग एक न्यू रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर है। अब ध्यान से देखिए, इस चार्ज पार्टिकल पर यानी चार्ज पार्टिकल 1 पर कौन फोर्स लगा रहा? चार्ज पार्टिकल 2 लगा रहा है। समझ में आया? तो यानी फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 1 यानी फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 1 बाय किसके कारण? तो बाय 2 के कारण, तो बाय 2। ठीक है, तो ये आपका फोर्स का वेक्टर में हम रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं, यानी फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल बाय पार्टिकल 2, फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल बाय पार्टिकल 2। समझ में आया? अगेन फिर से समझिए, फोर्स ऑन पार्टिकल 1, चलिए लिख देता हूं, फोर्स ऑन पार्टिकल 1 बाय 2। ठीक है, एक पर लगा, 2 के कारण लगा, तो ऑन 1 बाय 2। सिमिलरली यहां पे मुझे बताने की कोशिश कीजिए क्या होगा। तो फोर्स ऑन 2 किसके कारण? तो बाय 1 के कारण, तो बाय 1। तो 1 मिनट में कैमरे की पोजीशन देख लेता हूं कि ये फ्रेम में आता है कि नहीं। 1 मिनट, जी हाँ आ तो रहा है। चलिए, ये क्या हो गया आपका? वेक्टरली फोर्स को हमने रिप्रेजेंट करा। आप जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या ओबे करता है? एक्शन रिएक्शन ओबे करता है। यानी हम कह सकते हैं क्या, F12 इक्वल टू F21 बोल सकते हैं क्या? अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो F12 इक्वल टू F21 होगा बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। हमने बताया ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन ओबे करता है, तो यही हुआ। या हम ऐसे कह सकते हैं क्या, F12 इक्वल टू ऑफ माइनस ऑफ F21। अगर ऐसे में डायरेक्शन के हिसाब से बात करूं तो F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21। या अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्या हो जाएगा कि Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यही होगा क्या? अरे बाबा यही तो होगा कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान से देखियो, ये तो स्केलरली हुआ, बट यहाँ पे हमने तो फोर्स को किस में रिप्रेजेंट करा? वेक्टर तौर पे रिप्रेजेंट करा है। तो वेक्टर तौर पे जो हमने इसे रिप्रेजेंट करा है, तो वेक्टरली हमें यहाँ पे भी शो करना पड़ेगा। तो वेक्टरली हम कैसे शो कराएंगे? अब ध्यान से देखियो, ये आर को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकता हूँ क्या? आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, ऐसे लिख सकता हूँ क्या आर? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ये रिप्रेजेंट करने के लिए अब ध्यान से देखियो, मैं मान लिया कि ये पोजीशन 1 है और मान लिया कि ये पोजीशन 2 है। ध्यान से देखियो, ये पोजीशन 1 मान लिया और ये पोजीशन हमने 2 मान लिया। तो ये इक्वल टू ऐसे में दे सकता हूँ कि R2 माइनस R1, R2 वेक्टर माइनस R1 दे सकता हूँ क्या? बिल्कुल दे सकता हूँ। अब ध्यान से देखो, यानी यहाँ माइनस यहाँ करेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस हमें मिल गया क्या? बिल्कुल मिल गया। अब ध्यान से देखिए, इक्वल टू अगर मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या? R1 माइनस R2 इक्वल टू भी, तो ये डिस्टेंस हुआ, बिल्कुल हुआ, R1 माइनस R2 हुआ क्या? बिल्कुल हुआ। अब ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस इक्वल टू ये जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू R2, यानी यहाँ का पोजीशन माइनस यहाँ का पोजीशन इक्वल टू ये डिस्टेंस, इक्वल टू ये डिस्टेंस, या यहाँ का पोजीशन माइनस यहाँ का पोजीशन इक्वल टू ये डिस्टेंस। अब फिर से ध्यान से सुना, यहाँ का डिस्टेंस माइनस यहाँ का डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस, हुआ कि नहीं? अरे बाबा ऐसे समझते हैं, आपने यहाँ से यहाँ तक चला तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? तो यहाँ का डिस्टेंस माइनस यहाँ का डिस्टेंस, या यहाँ का पोजीशन माइनस यहाँ का पोजीशन, तो टोटल डिस्टेंस तो आपने यही कवर करा, तो वही तो लिखा R1 माइनस R2। समझ में आया? अब ध्यान से देखो, ये R2 माइनस R1 को हम क्या बोल सकते हैं? तो R2 माइनस R1 को कुछ हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? R2 माइनस R1, चलिए ऊपर में लिख लेता हूं R1 माइनस R2। अब ध्यान से देखियो, R2 माइनस R1 किधर जा रहा है? तो ध्यान से देखिए, ये क्या होता है? फाइनल। ये क्या होता है? इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। ये क्या हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू ये डिस्टेंस। तो फाइनल क्या हो गया? तो ये हो गया। इनिशियल क्या हुआ? ये हो गया। तो ये डिस्टेंस कुछ ऐसे ट्रेवल कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। अरे बाबा देखो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है? पोजिशन 1। फाइनल इनिशियल क्या है? तो 2 है, तो R2, यानी यहाँ का पोजीशन माइनस यहाँ का पोजीशन, ये R1 माइनस R2। समझ में आया? वंस अगेन, R2 माइनस R1 का डायरेक्शन किधर होगा? तो ये क्या है? फाइनल पोजीशन, ये क्या है? इनिशियल पोजीशन। अगर आप पोजीशन वेक्टर नहीं जानते हैं तो जस्ट गो थ्रू द NCERT बुक, वहां से आपको पोजीशन वेक्टर क्या है एक बार रिव्यू कर लीजिए। तो पोजीशन वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या है? R2, इनिशियल पोजीशन क्या है? R1। तो R2 यानी यहाँ, इनिशियल क्या है? यहाँ, यानी यहाँ से जा रहे हैं यहाँ तक। तो कहने का मतलब इस बार क्या होगा? कुछ हमारा डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, R2 माइनस R1। पहले में क्या था? R1 माइनस R2, तो यानी फाइनल कौन सा हुआ? R1। इनिशियल क्यों कौन सा हुआ? तो R2। तो यानी यहाँ से इनिशियल, यानी यहाँ से हम चले हैं यहाँ के तरफ, तो इसीलिए ये डायरेक्शन। यानी डायरेक्शन समझ में आया कैसे हम पोजीशन वेक्टर लिखते हैं? अब ध्यान से देखें, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? तो फोर्स इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, स्केलरली में, ठीक है। अब हमें फोर्स को वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखिए, हम चाहते हैं फोर्स 1 2 निकालने के लिए। तो फोर्स 1 2 इक्वल टू क्या होता है? तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो R स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूँ? यहाँ पे R स्क्वायर लिखना है, तो R स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? तो R स्क्वायर को R1 माइनस R2 पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूँ। देखो R R R R,
सबका वैल्यू तो यही डिस्टेंस हुआ ना इन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। तो इसको मैं R1 माइनस R2 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस इक्वल टू ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये, यानी इन दोनों का बीच का सेपरेशन, ठीक है, इक्वल टू ये, ठीक है। इनका मोड लगा दीजिए, हाँ मोड लगा दिया, यानी ये मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। अब एक मिनट ध्यान से देखिए, हम फोर्स कौन सा निकालें? तो फोर्स ऑन वन पार्टिकल बाय पार्टिकल 2 निकाले हैं, तो यानी फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2 या फोर्स ऑन वन बाय 2। तो इधर एक वेक्टर होना चाहिए, तो इधर कौन सा वेक्टर है? तो इधर R1 माइनस R2 वेक्टर है। तो R1 माइनस R2 वेक्टर का ये तो हमारा डिस्टेंस हो गया। अगर मैं ये यूनिट वेक्टर ले लूं, अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर ले लूं तो इधर डायरेक्शन हो जाएगा क्या? क्योंकि आपने वेक्टर में ही पढ़ा होगा यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर टू रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ओनली। यूनिट वेक्टर का क्या काम है? ओनली डायरेक्शन को शो करना, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। तो ये वेक्टर हमने शो कर दिया। अब ध्यान से देखो, R1 माइनस R2 है, R1 माइनस R2 इसका यूनिट वेक्टर ऐसे लिखते हैं ना, कैप, इसको क्या बोलते हैं? कैप। तो ये हो गया अपना कैप, ठीक है। चलिए अच्छी तरह से लिख लेते हैं कैप, हाँ। अब इस कैप को हटाने के लिए क्या होता है? अरे बाबा ऐसे तो पढ़ा होगा ना, मान लीजिए कि यूनिट वेक्टर यानी ए कैप इक्वल टू क्या होता है, यानी हमें ए कैप निकालना है। तो ए कैप होता है आपका वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ए कैप इक्वल टू यानी यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू क्या होता है? ए वेक्टर, अगर उसको मैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूँ, ऐसे समझना, कोई वेक्टर के पास क्या रहता है? मैग्नीट्यूड भी रहता है और डायरेक्शन भी रहता है। क्या रहता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहता है। तो हमें ओनली डायरेक्शन चाहिए, तो उस वेक्टर को अगर मैं उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूँ तो हमें क्या मिलेगा? हमें ओनली डायरेक्शन मिलेगा। तो वही तो किया, ए का हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सिमिलरली हमें यूनिट वेक्टर चाहिए इसका, तो यूनिट वेक्टर इसका इक्वल टू क्या होगा? यानी इसका इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R1 माइनस R2 इनटू इसका यूनिट वेक्टर, तो ये वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ये वेक्टर, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अब ध्यान से देखियो, R1 माइनस R2 का मोड, R1 माइनस R2 का मोड का स्क्वायर। तो अगर मैं कुल मिला के लिखना चाहूं F12 इक्वल टू क्या होगा? तो K Q1 Q2 अपॉन K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 R1 माइनस R2, दो इधर है एक ए आ गया, तो कितने हो गया? पावर 3 इंटू R1 माइनस R2। ध्यान से देखियो फिर से, K Q1 Q2 R1 माइनस R2 का स्क्वायर, तो R1 माइनस R2 का स्क्वायर और ये R1 माइनस R2, जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? ये स्क्वायर है और ये एक आया तो Q हो गया, तो वही हमने Q लिखा। और ये R1 माइनस R2, तो ये R1 माइनस R2, तो यानी फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2 या फोर्स ऑन वन बाय 2 इक्वल टू क्या हो गया अपना? K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का होल क्यू इंटू R1 माइनस R2। तो ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला है। ये क्या है? आपका एक्चुअल फॉर्मूला है। तो इससे आप वेक्टर फॉर्म में पूछा जाता है जब तब आपको कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपसे अगर कोई पूछता है यहीं पे F12 तो आपने निकाल लिया, अगर कोई पूछ देता है जो आपको F21 इक्वल टू क्या होगा, तो F21 इक्वल टू क्या होगा? तो देखिए K Q1 Q2 अपॉन फोर्स ऑन 2 बाय 1, फोर्स ऑन 2 बाय 1 इक्वल टू क्या होगा? तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो R स्क्वायर के बदले में क्या मैं डाल सकता हूं? तो R स्क्वायर के बदले में मैं डाल सकता हूं क्या? R2 माइनस R1 डाल सकता हूं क्या? बिल्कुल। तो इसका क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि एक मिनट समझा रहा हूं, R2 माइनस R1
का Q, क्योंकि देखो R2 माइनस R1 इक्वल टू R1 माइनस R2, दोनों का मोड इक्वल है, तो दोनों का मोड इक्वल है, तो Q किया, तो Q करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, R2 माइनस R1 करना पड़ेगा। क्या इसको लर्न कैसे करें, 1 मिनट में समझा देता हूँ लर्न कैसे करोगे। तो 2 है तो 2, 1 है तो 1 माइनस, 1 है तो 1, 2 है तो 2। अब देखो यहाँ पे हमने क्यूब लगाया तो यहाँ पे एक दफा हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बट आपको स्केलरली ही याद रखना है, कौन सा, तो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आपको लर्न करना है। ये स्केलर फॉर्म में हो गया, स्केलर फॉर्म में हो गया, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो अपन को फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन तो अपन को मालूम ही है कि फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, वो अपन लोग बाय नेचर से पता लगा लेंगे। मैग्नीट्यूड हम इस कूलम्स लॉ के हेल्प से निकाल सकते हैं, यहाँ पे आप पोजीशन वेक्टर के तौर पे निकाल सकते हो। तो ये आपका हो गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, या कूलम्स लॉ इन वेक्टर पोजीशन, या कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर। तो ये आपका क्या हो गया, कूलम्स लॉ इन वेक्टर पोजीशन या वेक्टर फॉर्म्स, ठीक है। तो यानी ये क्या हो गया, फोर्स ऐसे हो गया, हाँ यहाँ पे स्केलरली है तो कुछ इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे वेक्टरली हमने रिप्रेजेंट करा तो इसीलिए एरो यूज करा। तो के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का होल क्यू इंटू R2 माइनस R1, और F12 इक्वल टू क्या होता है, तो के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 इन का होल क्यू इंटू R1 माइनस R2। तो ये याद करने की आपको जरूरत नहीं है, आप सिंपली ड्राइव कर सकते हो, ये याद रख लो, ये याद रख लो। और के का वैल्यू आपको याद रखना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, सॉरी पर कूलम्ब स्क्वायर। बस आपको यहाँ पर एक वैल्यू याद रखने की जरूरत है। अगर आप समझ गए हैं तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, हो गया, मिटाऊं क्या, चलिए। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए ये तो हो गया ना कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो कूलम्स लॉ। तो कभी कभी स्टेप्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कंपेयर कीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स का और कूलम्स फोर्स का। तो कंपेयर करने के लिए चलिए उससे पहले मैं आपको बता दूं, कभी भी आप अगर कूलम्स लॉ के हेल्प से अगर फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं तो चार्ज का साइन मत यूज करना, ओनली चार्ज का मैग्नीट्यूड यूज करना। डायरेक्शन तो आपको पता है ना किधर निकलेगा, तो ओनली साइन यूज नहीं करना, ओनली मैग्नीट्यूड यूज करना। चार्ज का क्या यूज करोगे, ओनली मैग्नीट्यूड। तो चलिए देख लेते हैं रिलेशन या कंपेयर ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपको पूछ रहा है कंपेयर करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। तो कंपेयर क्या कर सकते हैं, तो मान लेते हैं कि मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को Fg से डिनोट कर देता हूं समझने के लिए, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैं अगर Fe से डिनोट करता हूं, तो सिमिलैरिटीज क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखियो। सिमिलैरिटीज क्या हो सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी Fg इक्वल टू, पहले क्या होता है तो पहले फार्मूला देख लेते हैं, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। एंड Fe इक्वल टू क्या होता है, तो K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। सिमिलैरिटी में क्या हो सकता है, तो बोथ ओवे प्रोडक्ट लॉ क्या है, तो प्रोडक्ट लॉ यही है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 यानी Fg एंड Fe इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। तो दोनों जगह ये देखिए, तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी प्रोडक्ट लॉ ओबे करता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी प्रोडक्ट लॉ ओबे करता है।
बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी एफ जी भी क्या है 1/r² फॉलो करता है एंड एफ ई भी आपका 1/r² फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, तो बोथ आर सेंट्रल फोर्स, बोथ आर सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स समझ गया, दोनों सेंटर के अलोंग वो फोर्स एक्ट करता है, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, दोनों सेंटर के अलोंग वर्क करता है। बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चलिए यही काफी है, 2 मार्क्स में कभी कभी आते हैं, तो डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस यही हो सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही छोटा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बड़ा फोर्स है, यानी एफ जी इज मच 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 स्मॉलर देन एफ ई। ठीक है, ये कैसे बहुत छोटा है, तो ये मैं प्रूफ कर देता हूँ, तो यहीं से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ जी का वैल्यू क्या होता है, एज जी का वैल्यू आपका होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, एंड के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स छोटा होता है, क्योंकि देखिए इसका जी का वैल्यू कितना है, छोटा है, बहुत छोटा है, और के का वैल्यू कितना बड़ा है, यहाँ पॉजिटिव में है और यहाँ नेगेटिव में है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस ये भी हो सकता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम, यानी एफ जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम but Fe depends upon medium। ठीक है, ये भी एक रीजन हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, यानी Fg ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर लाइक चार्जेस है तो रिपल्सिव फोर्स होता है, अगर अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्टिव होता है। मे बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स, कोई भी फोर्स हो सकता है, चाहे तो अट्रैक्टिव हो सकता है या रिपल्सिव हो सकता है। ठीक है, ये भी रीजन हो सकता है, एफ जी जो है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स वो पॉइंट मास के लिए अप्लीकेबल है, या पॉइंट मास पर वर्क करता है, पॉइंट मास, या वो बड़े बड़े बॉडी पर भी अप्लीकेबल है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ओनली अप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज, पॉइंट मास एंड बिग मास दोनों पे वे काम करता है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क्स या होल्ड ओनली पॉइंट चार्ज, वर्क्स और होल्ड ओनली पॉइंट चार्ज पे। ठीक है, तो यही कुछ डिफरेंस है और कुछ सिमिलैरिटीज हैं, तो अगर समझ चुके हैं तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया, नेक्स्ट बढ़ो, चलिए, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ो, चलिए। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यही इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपेयर करते हुए आपका एक एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर शायद 12 1.4 है। तो वहाँ पे आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है,
तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसको कंपेयर कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन आपको देखना है तो ये रहा क्वेश्चन। देख लिया तो चलिए क्वेश्चन लिख देता हूं। कंपेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर कीजिए। व्हेन दे आर प्लेस्ड 1 एंगस्ट्रॉम है, जब 1 एंगस्ट्रॉम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिफरेंस या सेपरेशन 1 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन ये है ये पूछ रहा है एस्टिमेट करने के लिए यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन व्हेन दे आर फोर्सेस इन अट्रैक्शन। तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का व्हेन दे आर अट्रैक्टिव एंड प्लेस कहा गया है 1 एंगस्ट्रॉम पर। तो चलिए एक क्वेश्चन यहां, दूसरा क्वेश्चन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कौन सा ले लूं? पहले लेता हूं, पहले समझने की कोशिश करते हैं। कंपेयर एफ ई एंड एफ जी। तो एफ ई इक्वल टू क्या होगा? तो एफ ई इक्वल टू क्या होता है? तो स्केलरली के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्यू वन क्या होगा? तो बोल रहा है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में कंपेयर करने के लिए। तो क्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यू ऑफ प्रोटॉन बाय आर स्क्वायर। तो आर कितना है? तो 1 एंगस्ट्रॉम है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होता है? तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, यानी 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर का स्क्वायर। तो क्या हो गया? अब 1 मिनट। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है, और मैंने पहले भी बता दिया था कि ओनली आपको मैग्नीट्यूड लेना है, साइन नहीं लेना है। तो ये दे सकता हूँ क्या कि क्यू ई स्क्वायर अपॉन 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर, या ऐसे बोल सकता हूँ कि के का वैल्यू क्या होता है? तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9। हमने बोला था ना कैलकुलेशन में आप 9 इंटू 10 टू द पावर 9 पुट करना है एज कम्पेयर टू 8.98 इंटू 10 टू द पावर 9। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू ई यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है? तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो क्या होता है? तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का स्क्वायर अपॉन 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर। तो इक्वल टू कैलकुलेट कर लो 2.034 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। ये क्या है? फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। ठीक है, जस्ट डू द कैलकुलेशन देख लेना। हाँ, इसके बाद फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है? जी m1 m2। तो m1 के बदले में क्या डाल सकता हूँ? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन आर स्क्वायर। तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है? तो 9.31 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg एंड मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है? तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आर इक्वल टू क्या है? तो 1 एंगस्ट्रॉम, यानी 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस। सोल्व करते हो तो कितना मिलता है? तो आप सोल्व कर लेना, मिलता है 1.047 इंटू 10 टू द पावर माइनस 47 न्यूटन। 10 टू द पावर माइनस 47 न्यूटन। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कंपेयर करने के लिए एफ एंड एफ जी के बीच में। तो एफ जी इक्वल टू क्या होगा? तो दिस क्वांटिटी अपॉन दिस क्वांटिटी, यानी 2.034 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय 1.047 इंटू 10 टू द पावर माइनस 47। जब आप इसे कैलकुलेट करते हो तो ध्यान से देखो ये कितने हो जाएगा? अराउंड 2 मान लेते हैं। 2 इंटू, देखो मान के चलते हैं 2, और ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 टू द पावर ऊपर गया तो 39। हाँ, 2 इंटू 10 टू द पावर 39। कैलकुलेट आप इसे कर लेना, देख लेना वैल्यू, कुछ आंसर इधर उधर हो सकता है। चलिए दूसरा क्या है क्वेश्चन? दूसरा आपका पूछा है एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो चलिए कहाँ पे देख लूँ?
चलिए यहीं पे देख लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। तो एक्सेलरेशन कब होगा? तो फोर्स तो हमें निकल चुका है, और न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से आप क्या जानते हो, नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए। तो फोर्स हमें कितना मिला है, फोर्स हमें मिला है 2 पॉइंट, फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, m a, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, यही है ना, F इक्वल टू एम है। तो F इक्वल टू क्या है, F ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो 2.034 यानी 2.034 इंटू 10⁻⁸ इक्वल टू MA। तो हमें अभी निकालना है एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, तो 9.31 इंटू 10⁻31 इंटू एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब आप इसे कैलकुलेट करते हो तो एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिलता है 2.5 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आपका होता है। सिमिलरली फोर्स इक्वल टू क्या होगा, m इंटू ए। तो फोर्स, हाँ, अब हमें एक्सीलरेशन चाहिए प्रोटॉन का, फोर प्रोटॉन के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये 2 पॉइंट कितना है, 2.034 इंटू 10⁻⁸ इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू आपका होता है 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो इससे आप एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकाल लोगे, तो एक्सीलरेशन सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपका एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन हुआ। तो ध्यान से देखिए, एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन थोड़ा सा छोटा है एज कंपेयर टू एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी सॉरी, थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा है। एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो आई होप आप ये समझ चुके होंगे। अगर समझ चुके हैं तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चन शायद आपका HC वर्मा का क्वेश्चन नंबर 14 में भी है, 14 चैप्टर नंबर 29 का, देख लेना, यही क्वेश्चन है। तो चलिए जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, हो गया, मिटाओ। चलिए तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। तो एक चार्ज को कुछ इस तरह दो पार्टों में तोड़ा गया या दो पार्टों में डिवाइड करा गया कि फोर्स जो लग रहा है, कौन सा फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है वो मैक्सिमम लग रहा है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो सकता है, ए चार्ज मान लेते हैं प्लस क्यू हमने लिया, तो ए चार्ज क्यू इज divided into two parts such that electrical या electrostatic force between the charge is maximum। ठीक है, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक चार्ज Q है, हमने पहले ही दे दिया, तो उसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये जरूरी यहाँ पे नहीं दिया गया है कि उसे इक्वली डिवाइड किया गया, हो सकता है कि वो बड़ा भी हो, वो कुछ कम भी हो सकता है या कुछ ज्यादा भी हो सकता है। तो वो कितना चार्ज हो सकता है, तो लेट हमने एक पार्ट को, चलिए सॉल्यूशन में देख लीजिए, लेट वन पार्ट ऑफ चार्ज इज x। एक पार्ट को हमने, चार्ज का एक पार्ट को हमने x कंसीडर कर लिया, तो दूसरा पार्ट कितना होगा, q माइनस एक्स होगा। कितना होगा, q माइनस एक्स। अरे बाबा, नेट चार्ज कितना है q, जब एक पार्ट हमने x कंसीडर करा तो दूसरा पार्ट क्या होगा, q माइनस एक्स होगा। देन अनदर पार्ट विल बी q माइनस एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एक चार्ज q है, x है, दूसरा कितना है, q माइनस एक्स है। इसे मान लिया कि हमने कितने डिस्टेंस पे रखा, r डिस्टेंस पे रखा। ठीक है,
तो क्यू है तो यहाँ पे फोर्स ऑफ ये भी पॉजिटिव तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, या मान लेते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कुछ भी लगेगा। तो हमें ओनली मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है चार्ज का। तो क्या हो सकता है F इक्वल टू क्या होता है, तो F इक्वल टू होता है KQ1 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 इक्वल टू क्या होगा, तो x, Q2 इक्वल टू क्या होगा, तो Q माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर के बदले में आर स्क्वायर डाल सकते हैं क्या, बिल्कुल डाल सकते हैं। जरा इसे आप कैलकुलेट कीजिए तो क्या हो गया, तो KQ माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। ये अपना फोर्स हो गया, ठीक है। अब मैं जरा सा आपको एक बात पूछना चाहूंगा, व्हेन अ वन क्वांटिटी डिपेंड अपॉन अनदर क्वांटिटी, मैथ का टर्म है, समझने की कोशिश करना। जब एक क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करता है तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू के लिए आप क्या करते थे। सपोज करो कि अगर y पर x डिपेंड करता है या x डिपेंड करता है ऑन y पे, तो क्या हम कह सकते हैं कि dy/dx इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा या मिनिमा के लिए। हम यही करते थे ना, फॉर मैक्सिमा या मिनिमम के लिए, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। आपने ऐसे ही मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ना, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, dy/dx इक्वल टू 0। तो चलिए यहाँ पे क्या हो सकता है, तो यहाँ पे y डिपेंड कर रहा था x पे, तो यहाँ पे क्या है, फोर्स डिपेंड कर रहा x पे, तो यानी dF/dx इक्वल टू 0। तो चलिए कर लेते हैं। तो F इक्वल टू ये है, तो x के रिस्पेक्ट में एक बार इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और इक्वेट कर देंगे 0 से। तो क्या हो जाएगा, KQ ये dx/dx, तो ये क्या हो जाएगा 1, नीचे में आर स्क्वायर है तो नीचे में आर स्क्वायर माइनस इधर क्या हो जाएगा, तो k यहाँ पे x स्क्वायर है, तो क्या होता है, पावर बाहर, पावर में से एक कम हो जाता है, तो क्या हो गया 2kx यानी x टू द पावर 2 माइनस 1, तो यानी x1 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या हो सकता है, यानी ये टर्म को उधर दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, KQ अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 2kx अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अपन को चाहिए क्या, अपने को चाहिए x का वैल्यू। तो x को एक साइड रखिए और रेस्ट टर्म को दूसरे साइड भेज दीजिए। हाँ, इधर तो कटने फूटने वाला भी है, मुझे लगता है आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कट जाएगा, k और k भी कट जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, तो आप गौर करके जब x को देखोगे तो यहाँ पे x का वैल्यू आपको आता है, x का वैल्यू q/2। तो दैट मीन्स अगर चार्ज को आप इक्वली डिवाइड कर देते हो तो उन पार्ट पर फोर्स जो लगता है मैक्सिमम लगता है, उन पार्ट पर फोर्स कितना लगता है, मैक्सिमम लगता है। तो चलिए अगर क्वेश्चन समझ गए हैं तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया। तो अब मैं आपको चाहता हूं कि आपको कुछ क्वेश्चन एज अ होमवर्क में दे दूं। तो आपको रेसनिक, हैलिडे एंड वॉकर का क्वेश्चन नंबर, पहले चैप्टर समझा देता हूं। तो चैप्टर नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 54 आपको सोल्व करना है। तो सोल्व रेसनिक, हैलिडे एंड वॉकर का क्वेश्चन नंबर, पहले चैप्टर जान लीजिए कौन सा है। तो चैप्टर आपका 29 है। पहले भी मैं बता चुका हूँ कौन सा चैप्टर होता है, उस लेक्चर में हमने वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 29 का क्वेश्चन नंबर 54, अगर क्वेश्चन देखना है तो ये रहा क्वेश्चन। देख लिया, चलिए ये आपको सोल्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, HC वर्मा का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। तो क्वेश्चन है क्या, पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। 2 बॉल है या 2 चार्ज बॉडी है, ठीक है, 2 चार्ज बॉडी है जिनका चार्ज इक्वली है और चार्ज है कितना, तो 2 × 10⁻⁻8 कूलम है। और उस दोनों चार्ज बॉडी को एक इंसुलेटिंग स्ट्रिंग के थ्रू बांध दिया गया है, ठीक है। और इंसुलेटिंग स्ट्रिंग का जो लेंथ है आपको 1 मीटर दे दिया गया है। और इस सिस्टम को एक स्मूथ हॉरिजेंटल प्लेन पे रख दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि उस स्ट्रिंग में टेंशन कितना डेवलप होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो ये रहा क्वेश्चन। देख लिया, तो चलिए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है।
तो 2 चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 into 10 to the power minus 8 कूलम, ठीक है। दो चार्ज पार्टिकल हैं जिनका चार्ज 2 into 10 to the power minus 8 कूलम है, इसके दोनों पर है इतना चार्ज, एंड they are joined या connected, they are joined by insulating string। इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से दोनों को ज्वाइन कर दिया गया, और इंसुलेटिंग स्ट्रिंग का लेंथ है इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ 1 मीटर लेंथ, ठीक है। ज्वाइन बाय इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर लेंथ एंड प्लेस्ड इन स्मूथ horizontal प्लेन। यहाँ पे मैं स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा, एक रफ प्लेन भी लूंगा। तो रफ प्लेन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ कम जाता है, तो वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं समझा दूंगा। वो एचसी वर्मा में है, एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है। तो स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक, ऑफ 1 मीटर, देन फाइंड द टेंशन डेवलप इन द स्ट्रिंग में टेंशन कितना डेवलप होगा। तो क्वेश्चन आप समझ चुके हैं। चलिए मैं फिगर के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये टू चार्ज पार्टिकल हैं जिनका चार्ज 2 into 10 to the power minus 8 कूलम ईच है, यानी जिस इस पर जितना चार्ज है उस पर भी इतना ही चार्ज है, और दोनों देखो पॉजिटिव में ही है। अगर अलग अलग रहता तो वो चार्ज आपको दे दिया जाता। तो दोनों पर यहाँ पे भी अगर प्लस क्यू है तो यहाँ पर भी प्लस क्यू होगा, और प्लस क्यू का वैल्यू कितना है, इतना दे दिया गया। और इन दोनों को जो ज्वाइन किया गया है, इनका किन से, तो इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से ज्वाइन किया गया, इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से, जिनका लेंथ कितना है 1 मीटर, तो यानी ये 1 मीटर है। अब हाँ, और प्लेस किया गया हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्लेस करा गया। तो पूछ रहा है फाइंड टेंशन डेवलप इन द स्ट्रिंग, यानी इसमें जो डेवलप होगा टेंशन उसका वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, तो रिपल्सन होता है। यानी इस चार्ज बॉडी पर ये चार्ज बॉडी फोर्स लगाएगा, कुछ इस तरह लगाएगा। तो मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, तो क्या लगाएगा, फोर्स ऑन 1 बाय 2, और इस पर क्या लगेगा, फोर्स ऑन 2 बाय 1, ठीक है। वेक्टर नोटिफिकेशन हमने यूज करा है। अब देखिए, तो ये बॉडी कुछ इधर जाना चाहेगा और ये बॉडी कुछ इधर जाना चाहेगा, तो यानी बॉडी रिपल्सन में होगा, तो इन स्ट्रिंग पर क्या होगा, एक टेंशन डेवलप होगा। तो क्या होगा, इस स्ट्रिंग पर जैसे ये दोनों बॉडी कुछ इधर जाना चाहता है, तो क्या होगा, इस स्ट्रिंग पर टेंशन डेवलप होगा। तो टेंशन कुछ इधर होगा क्या, देखो ये फोर्स के कारण ये चार्ज बॉडी इधर जा रहा है, तो इस पर टेंशन कुछ इधर। सिमिलरली ये फोर्स के कारण चार्ज बॉडी इधर जा रहा है, तो टेंशन कुछ इधर होगा, और टेंशन इक्वल हो जाएगा। टेंशन क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये फोर्स इक्वल टू ये फोर्स है, और ये फोर्स को बैलेंस ये टेंशन कर रहा है, और ये फोर्स को बैलेंस ये टेंशन कर रहा है, तो ये टेंशन इक्वल टू ये टेंशन। समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, ये फोर्स इक्वल टू टेंशन, यानी F12 इक्वल टू T इक्वल टू F21 इक्वल टू क्या होता है, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K का वैल्यू क्या होता है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 का वैल्यू क्या है, तो Q1 2 इंटू 10 टू द पावर 8, 2 इंटू 10 टू द पावर -8, तो उसी का स्क्वायर, यानी Q1 इक्वल टू Q2, यानी Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू दिस मच, तो स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो R कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। अब देखो इसका कैलकुलेशन क्या होगा, तो 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, ठीक है। 4 9 जा 36, ये 9, ये 8 2 जा 16, 16 में से 9 गया तो 14, तो यानी 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 होगा शायद। यानी ऐसे कर लो ना, देखो -16 प्लस 9, -16 प्लस 9, ठीक है, हाँ एकदम करेक्ट। ये क्या हो जाएगा, न्यूटन। टेंशन का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ये क्या हो गया अपना, यानी टी का वैल्यू आपका आया 3, ऐसे रहना तो पहले 36 इंटू 10 टू द पावर, ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 6 चला गया, तो इधर हो गया आपका 10, और ये हो गया 3 7, तो इधर ले लेंगे तो 10 टू द पावर 8 न्यूटन आंसर। तो टेंशन कितना हुआ, तो टेंशन इक्वल टू हो गया 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस छूट गया ना, -8 न्यूटन। तो ये आपका टेंशन हो गया। तो दिस इज द टेंशन डेवलप्ड इन दिस इंसुलेटिंग स्ट्रिंग। तो समझ में आ गया क्वेश्चन।
समझ में आ गया? अगर समझ में आया तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया? मिटाऊं? चलिए, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो मैं आपको होमवर्क देना भूल गया था, तो आपको सोल्व करना है एनसीईआरटी का, सेम इसी पर है, तो आपको सोल्व करना है, सोल्व एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.1, 1.2, 1.3 और 1.6, 1.6, 1.11, 1.12, 1.13। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने, एक मिनट, 1.6 आपका क्वेश्चन नहीं है, ये इस पर मैच नहीं है, ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट पर है, तो आगे मैं समझा दूंगा। हाँ, 1.11 आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस पर है, ये आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस है, यानी Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई पर, तो यानी इसी में हमने वहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस में आपको नहीं बताया था। ये 1.13 क्वेश्चन आपका कुछ अलग टाइप का है। एक बार चार्ज बॉडी को टच कराते हैं, फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सिमिलर टाइप का आइडेंटिकल बॉडी दिया गया, फिर दूसरी दफा वो न्यूट्रल चार्ज बॉडी जो चार्ज हो गया था, तो फिर एक चार्ज बॉडी। चलिए सोल्व कर देते हैं। ये क्वेश्चन आप सोल्व करना, अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो बाया मेल से, और मेल आईडी आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में हमने दे रखा है, तो वहां पे जाके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, ये हो गया, तो इसे आप सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 मैं बता ही देता हूँ, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 13, और लास्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, फिर आपको लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ बता के आपको लेक्चर का यहीं पे एंड करूंगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन 13 क्या है, यानी 1.13 एनसीईआरटी है क्या। पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। दो चार्ज स्फीयर है, दो चार्ज स्फीयर, ये चार्ज मान लिया ए है, ये चार्ज बी है, दोनों इक्वली चार्ज है और आइडेंटिकल शेप का है। एक न्यूट्रल बॉडी सी लाया, वो भी आइडेंटिकल है, ठीक है। तो एक दफा सी बॉडी जो न्यूट्रल था, अभी चार्ज एक को हमने टच कराया, ठीक है। फिर ये कुछ चार्ज हो गया होगा, क्योंकि चार्ज क्या करता है, फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है, तो ये आपको एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 के अकॉर्डिंग मैं समझाऊंगा। ये चार्ज फ्लो कर जाता है, यानी हाई वर्क फंक्शन से लो वर्क फंक्शन में चेंज कर जाता है, यानी स्विच करता है, ठीक। अब ध्यान से देखना, जब ये बॉडी सी चार्ज हो गया, तो अब ये सी बॉडी को हमने क्या करा, फिर से बी बॉडी में टच करा है, तो फिर क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने आपको पहले लेक्चर नंबर 3 में बताया है। तो अगर आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखे हैं तो आपको सर्च करना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 3, तो वहां पे आपको लास्ट लेक्चर में टर्निंग एंडिंग या टर्मिनेटिंग पॉइंट पे आपको जाना है, तो वहां पे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बताया, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो ये सर्च करने के लिए आपको लिखना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम, और साथ में लगा देना है पीपीटी आरकेजे या फिजिक्स पॉइंट दरभंगा, तो आपको लेक्चर मिल जाएंगे, या हमें लास्ट पॉइंट पे जाके आप देख लेना। तो क्या बता रहा था, हाँ, तो यही क्वेश्चन ये है, जब फिर से जो चार्ज हो गया होगा सी बॉडी, बी को टच कराने पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो फिर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा। अब फाइनली ए बॉडी को बी बॉडी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना लगेगा, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज का है, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना लगेगा, तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन देखना है, तो क्वेश्चन ये रहा, देखिए। चलिए क्वेश्चन एक बार मैं लिख देता हूं। हाँ, ये जो क्वेश्चन है हमने क्वेश्चन को लिख दिया, अब समझने की कोशिश करते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो ध्यान से देखियो, ए और बी आइडेंटिकल शेप और चार्ज ऑन ईच इतना है, ठीक है। तो एक बॉडी ए है, मान लिया कि ये बॉडी है ए है और ये बॉडी बी है, ठीक है। दोनों सेम शेप और साइज का है, दोनों पे इक्वल चार्ज है, ठीक है। एक सी बॉडी लाया, मान लो अभी हमने ये बॉडी लाया, ठीक है, मार्कर कंसीडर करा इसी शेप का और इसी साइज का, जो कि अनचार्ज है, तो हमने इसे टच किया तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का शेप क्या है, सेम है। तो क्या हो जाएगा, बाय टचिंग फर्स्ट या ए बॉडी विथ, बाय टचिंग ए बॉडी विथ
सी बॉडी, चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, चार्ज इस पर है कितना, तो इस पर है 6.65 इंटू 10⁻⁻⁷। तो यानी क्या हो जाएगा, क्यू ए इक्वल टू क्यू सी हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 30 प्लस 0 यानी न्यूट्रल पर, यानी सी बॉडी क्या है, तो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल मतलब जीरो चार्ज है। तो यानी क्या हो जाएगा, क्यू ए यानी, हाँ ऐसे हो सकता है क्यू ए प्लस क्यू सी डिवाइडेड बाई 2, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो कितना हो जाएगा 6.65 प्लस 10 टू द पावर, हाँ इंटू 10 टू द पावर -7 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3.325 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम हो जाएगा, जो कि ए पर भी रह गया और सी पर भी रह गया। नाउ सी बॉडी को लाया, कांटेक्ट करा अभी बी से, तो फिर क्या हो जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा व्हेन, यानी क्यू सी को जब लाया, यानी सी बॉडी को लाया बी बॉडी पर लाया, तो फिर क्या हो जाएगा, बी बॉडी और क्यू सी बॉडी, बी बॉडी और सी बॉडी में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अभी, यानी बी डैश अपना क्या बच जाएगा, यानी क्यू बी डैश क्या हो जाएगा अपना, क्यू बी डैश इक्वल टू क्यू सी, यानी इस पर जो है क्यू सी प्लस क्यू सी प्लस क्यू बी, यानी क्यू सी डैश प्लस क्यू बी बाई 2। तो क्या हो जाएगा ये अपना, ये कितना है इतना, यानी 3.325 इंटू 10 टू द पावर -7 प्लस कितना है 6.65 इंटू 10 टू द पावर -7 बाई 2। तो ये करने पर आपको कितना मिलता है, तो ये करने पर आपको 9 डिवाइडेड बाई 2 यानी 4 और ये कितना मिलता है 3 और 6 9 डिवाइडेड बाई 2 यानी 4.45 के आसपास, 4.45 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, ठीक है। तो ये अपना क्यू बी रहा, और क्यू ए कितना हो गया, इतना रहा, क्यू ए इतना और क्यू बी इतना रहा। तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, तो फोर्स ऑन रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी का फोर्स ऑफ रिपल्सन इक्वल टू क्या होता है, तो के क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। तो आर क्या है, तो ध्यान से देखियो, तो आर क्या है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर, ये तो 13 है, तो 12th में दे दिया गया था आर का वैल्यू 50 सेंटीमीटर है। तो 50 सेंटीमीटर कहने का मतलब 50 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9 क्यू ए, तो यानी फाइनल क्यू ए क्या बचा, तो फाइनल क्यू ए ये रहा। तो क्या हो जाएगा 3.325 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू क्यू बी क्या रहा, तो 4.45 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय आर कितना होगा, तो 50 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। तो ये आप कैलकुलेट करो तो कितना हो जाता है, तो कैलकुलेट करने पर ये आपको 5.7 इंटू 10 टू द पावर -3, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे, ये 4.48 मिला है, ठीक है 4.48 मिला है, हाँ 4.48 मिला है। तो ये इतना न्यूटन आया आंसर। तो जस्ट डू द कैलकुलेशन इज योर पार्ट, नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक वेदर आवर कैलकुलेशन इज करेक्ट और नॉट। तो आपको चेक करना है कि हमने कैलकुलेशन सही करा है कि नहीं करा है, क्योंकि ये आपका काम है कैलकुलेशन करना। तो अगर आप क्वेश्चन समझ गए हैं तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया, चलिए एक इस पर मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूँ होमवर्क। आपको होमवर्क करना है HW किसका, रेसनिक हेलिडे एंड वॉकर का क्वेश्चन नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपको सोल्व करने। तो ठीक है, अगर क्वेश्चन देखना है तो ये रहा क्वेश्चन। देख लिया,
तो चलिए, आई होप आप सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझे होंगे और जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसको आप सोल्व करेंगे। जहां पर भी आपको डाउट हो वहां से आप कैप्चर कीजिए फोटो को और हमें मेल पर मेल कीजिए। मेल आईडी हमें चैनल के अबाउट सेक्शन में दे दिया गया है। तो चलिए, लास्ट अपन लोग लेक्चर का एंड करने से पहले लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ देख लेते हैं। तो मिटाऊं, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए, तो चलिए अब लिमिटेशन देख लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ यानी लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, यानी कूलम्स लॉ को हम कहां कहां नहीं लगा सकते हैं या कहां कहां हम अप्लाई कूलम्स लॉ को नहीं कर सकते। तो देख लेते हैं। तो पहला क्या है, Coulomb's law is applicable only for point charges. It is applicable for point charge. पॉइंट चार्ज के लिए ये Coulomb's law applicable है। चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट है, Coulomb's law is applicable for only stationary point charges. मूविंग चार्ज पार्टिकल के लिए Coulomb's law applicable नहीं होगा। It is applicable for stationary point charges, यानी दोनों चार्ज जो है आपका स्टेशनरी होना चाहिए। स्टेशनरी का मतलब रेस्ट, ठीक है। अगर मान लो ये तो दोनों रहा, दोनों चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में रहना चाहिए। सपोज करो कि एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है और दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है, तब पर भी आप कूलम्स लॉ लगा सकते हो। इफ वन पॉइंट चार्ज इज मूविंग एंड वन पॉइंट चार्ज इज रेस्ट, then Coulomb's law is applicable. Coulomb's law applicable है जब एक पॉइंट चार्ज रेस्ट में हो और दूसरा पॉइंट चार्ज अगर मूव करता हो। अगर मान लो दोनों पॉइंट चार्ज मूविंग में हो या मूविंग कंडीशन में हो तो Coulomb's law अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। Coulomb's law is applicable for a single medium. It is applicable for a single medium. Coulomb's law एक ही मीडियम अगर हो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में, तभी हम Coulomb's law अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल का सेपरेशन या गैप अगर 10⁻⁻14 से कम हो तो हम Coulomb's law अप्लाई नहीं कर सकते। If separation between point charge is less than 10⁻⁻14 meter can't be applicable. अगर 10⁻⁻14 मीटर से अगर डिस्टेंस दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल का अगर कम है तो हम Coulomb's लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये कुछ आपका लिमिटेशन हो गया। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन जरूर दबाना। ऑल द वेरी बेस्ट।